नियान पूरी गेमिंग ऑडियंस के सामने एक पीके मैच में उतरता है। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि नियान जरूर हारेगा क्योंकि उसका अपोनेंट लेवल 3 का बर्जर्कर है, वही नियान बस एक लेवल 2 का थीफ है। पर जब बैटलफील्ड की लोकेशन सामने आती है तो ऑडियंस को लगता है कि उस थीफ के पास तो फाइटिंग का कोई चांस ही नहीं है। एक खुला हुआ ग्रासलैंड वाला एरिया जहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है और यहाँ पर स्टेल्थ का यूज करने के लिए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। पर नियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही बैटल शुरू होती है वो तुरंत स्टेल्थ मोड में चला जाता है। उसका अपोनेंट नीचे की घास की मूवमेंट देख के नियान की लोकेशन का पता लगा लेता है, पर नियान तो सीधा स्टेल्थ का इस्तेमाल कर हवा में ही मिल जाता है। उसका अपोनेंट पहले अटैक करने का सोच रहा था पर एमसी तो सीधा उसके पीछे से आके सबसे पहले उसकी गर्दन पर अटैक कर जाता है, जिससे उसका अपोनेंट बाल बाल बचता है और काफी सारे पावरफुल स्किल्स को एक साथ स्पैम करने लगता है। पर नियान सामने उसकी सारी मूवमेंट्स को रीड कर चुका है। उसे इसकी अटैक टाइमिंग, स्किल डिले और इवन उस मूवमेंट का भी पता है जहां इसका डिफेंस सबसे ज्यादा वीकेस्ट होगा। इसके बाद इसका अपोनेंट फुल पावर के साथ नियान के ऊपर अपने अटैक को लॉक ऑन करते हुए सबसे पावरफुल फायर स्लैश मारता है, पर नियान डॉज करने की वजह से सीधा इसे हेड ऑन लेता है। उसके अपोनेंट को लग रहा था कि उसने एमसी को पीछे धक्का दिया है तो मतलब वो अब जीतने ही वाला है। वो फुल पावर के साथ एमसी की तरफ बढ़ते हुए अपना सबसे ताकतवर अटैक सीधा शूट कर देता है, पर नियान सरप्राइजिंगली अचानक से काफी फुर्ती दिखाते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को वही नॉकआउट कर देता है। अब यहाँ सभी लोगों के सामने एक कमजोर से थीफ ने एक हाई लेवल के बर्जर्कर को हरा दिया। नियान की पॉपुलैरिटी अब स्काई रॉकेट हो चुकी है, पर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ ये जानने के लिए हमें उस समय में वापस जाना पड़ेगा जब नियान की मौत हुई थी। उसकी पिछली जिंदगी में जब नियांग ने गोली चलाई थी एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट के डायरेक्टर के ऊपर, वो भी खुलेआम सीधा उसके गार्ड्स के सामने। उसके गार्ड्स ये देख के तुरंत एमसी के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं, पर इतनी गोलियां खाने के बाद भी नियान के ख्यालों में रिग्रेट का नामो निशान नहीं है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसने यहाँ कुछ भी गलत किया है। उल्टा उसे ये जान के खुशी हो रही है कि लोगों को सिर्फ एक ही बार मरना पड़ता है। यहाँ उसका मन ये जान के काफी ज्यादा खुश है कि ये बंदा साओ भले ही कितना ही ज्यादा अमीर हो, अब उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। फिर वो चैन की सांस भरता है और ये सोच के थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि उसने अपने मदर एंड फादर का बदला ले लिया। पर वो इस बात से नफरत करता है कि जिंदगी हमेशा से उसके लिए इतनी ज्यादा अनफेयर क्यों रही है, हर बार उसे ही सब कुछ खोना क्यों पड़ता है। वो जितना ज्यादा हो सके खुद को जगा रखने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अभी वो मरना नहीं चाहता। भले ही कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानने वाला। अचानक से चारों तरफ अंधकार फैल जाता है और जिससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं। एक अनजानी पर जानी पहचानी जगह पर वो एक झटके के साथ खड़ा होता है और सोचता है क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। शाओ और उसके गार्ड्स ने तो मुझे गोलियों से भून दिया था। यान जब आसपास देखता है तो उसे ये जगह काफी जानी पहचानी लगती है और उसे एकदम से याद आता है जब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था तब भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही रूम में रहता था। अरे नहीं, ये तो सच में वही रूम है। ये देख के वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, पर कुछ ही पलों में वो खुद को राजी कर लेता है ये जानने के लिए कि वो दोबारा पास्ट में आ चुका है। उसी के सामने टीवी पे एक गेम की एड चल रही है, फुल्ली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी गेम कन्विक्शन। सो हुआ यह है कि रिसेंटली कन्विक्शन ने अपने सर्वर्स को ओपन किया है। ये जान के एमसी को और भी ज्यादा भरोसा हो चुका है कि अब वो पास्ट में आ चुका है। यान खड़ा होता है और टेबल पे रखी एक फोटो को उठा के थोड़ा सेंटिमेंटल होने लगता है, क्योंकि ये फोटो उसी की फैमिली की है। उसके पेरेंट्स पहले के टाइम पे मेरे पेरेंट्स बॉर्डर पे मेटल प्लूटोनियम की ट्रेड किया करते थे। प्लूटोनियम मेटल एक इनक्रेडिबली स्ट्रेटेजिक मटेरियल है जो स्टेट के द्वारा कई 100 गुना कीमत पे भी खरीदा जाता है। इसकी वजह से मेरी फैमिली ने काफी सारा पैसा कमाया। फिर बाद में मेरे पापा ने एक मेटल की स्मेल्टिंग कंपनी को ओपन किया। इसकी वजह से मेरा परिवार और भी ज्यादा तेजी से अमीर हो गया। पर अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकते। जब मैं 25 साल का था तब चूजू के सेंचुरी फाइनेंशियल ग्रुप ने मेरे फादर के बिजनेस को टारगेट किया। वैसे यहाँ हुआ यह था, मेरे फादर जिन फैमिली मेंबर्स पे सबसे ज्यादा भरोसा किया करते थे, चूजू ने बस उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा देके खरीद लिया और बस बिना हिचकिचाहट के उन्होंने मेरे फादर को ही धोखा दे दिया। इस धोखे की वजह से हमारी कंपनी को काफी ज्यादा सेटबैक्स का सामना करना पड़ा और कुछ ही समय में हमारी पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अंत में मेरे फादर ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। मेरी मदर बीमार हो गई और इस बीमारी की वजह से वो भी स्वर्ग सिधार गई। मेरे अमीर बैकग्राउंड की वजह से मैं काफी ज्यादा आलसी था। इसकी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, तो उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया और वो था चाव के साथ खुद को ही खत्म कर लेना। हाँ, पर अब मुझे दोबारा मेरी जिंदगी को जीने का मौका मिला है। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा कुछ भी नहीं खोऊंगा। चलो अब बात करते हैं कन्विक्शन के बारे में। ये क्रॉस हेयर होलोग्राफिक गेम है जिसने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। इसके लॉन्च होते ही कुछ ही सालों में काफी सारे फाइनेंशियल ग्रुप धड़ल्ले से इसमें ज्वाइन होने लगे। साओ का फाइनेंशियल ग्रुप भी इसी गेम की वजह से बढ़ना शुरू हुआ था। तो बेसिकली कन्विक्शन इन
इंसानियत की ही दूसरी दुनिया बन चुकी थी। मेरी पिछली जिंदगी में मैं 180 लेवल का थीफ हुआ करता था। यान अपने फोन में चेक करता है तो वहाँ 20 जुलाई 2025 डेट दिखा रहा था। इसका मतलब कन्विक्शन को ओपन हुए ऑलरेडी 7 दिन गुजर चुके हैं। ये देख के यान कैलकुलेट करते हुए बताता है कि मेरे पास अब भी मौका है, क्योंकि इस टाइम पे गेम लीडर बोर्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल अब भी सिर्फ लेवल 5 ही होगा। क्योंकि मेरे पास मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज हैं तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ कि अभी जो भी टॉप पर है मैं उसे सरपास कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास अब भी मौका तो है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास इस टाइम पे अब भी थोड़ी बहुत सेविंग्स बची हुई थी। वो अपने बगल में रखे क्रेडिट कार्ड को देखते हुए कहता है कि इन सेविंग्स से मैं एक एंट्री लेवल का गेमिंग हेलमेट तो खरीद ही सकता हूँ। ये सोच के वो सीधा अपने कपड़े पहन के यहाँ से बाहर निकालने लगता है और इस पूरे टाइम पे वो सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वो शाओ को तबाह करके रख देगा ताकि वो फ्यूचर को इस बार बदल सके। देन अब रात हो चुकी है और अपना एमसी हेलमेट लेके घर पे वापस आ चुका है। वो बिना हेजिटेशन के तुरंत हेलमेट लगा के गेम में एंटर कर जाता है। हेलमेट उससे दिमाग से कनेक्ट होता है और उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम कन्वेक्शन में एंटर कर रहे हो। एंट्री मेन्यू पे उसके सामने एक मैप आ जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम कौन सी कंट्री चुनना चाहते हो। कन्वेक्शन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है द लॉफुल गुड और राइचियस फैक्शन, जो ग्रीनलैंड अंपायर और सैटर्न अंपायर से मिलकर बना है। ग्रीनलैंड अंपायर एक ह्यूमन अंपायर है जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के द्वारा चलाया जाता है और सैटर्न अंपायर बीस्टमैन, एल्व्स और डॉर्स से मिलकर बना है। लॉफुल इविल द डार्क फैक्शन डीमंस और अनडेड से मिलकर बना है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है। और रही बात पीस लवर्स की, तो ये लोग लॉफुल गुड और नेचुरल फैक्शन जाइंट ट्राइब्स को चुन सकते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने ग्रीनलैंड अंपायर को चुना था गेल थीफ क्लास के साथ। इस क्लास को मैंने 180 लेवल तक पहुंचा लिया था। इतना ज्यादा ग्राइंड करने के बाद मुझे गेल थीफ की क्वेस्ट के बारे में पूरा इनसाइड आउट इंफॉर्मेशन पता है। इसकी मदद से मैं अपने रीबर्थ के एडवांटेज को पूरी तरह से निचोड़ सकता हूँ। तो दोबारा से अपनी गेल थीफ क्लास को चुन लेता है जो काफी ज्यादा आड़ा टेढ़ा पोज मार रहा है। देन वो ग्रीनलैंड अंपायर पे ही पैदा होता है। फिर उससे उसका नाम रखने का पूछा जाता है तो वो अपना ही रियल नाम लिख देता है, जिसका गेमिंग में दूसरा मतलब भी होता है निर्वाणा फ्लेम। तो इस सीरीज में एमसी को 2 नामों से बुलाया जाएगा, या तो निर्वाणा फ्लेम या फिर नियान। फिर नियान टेलीपोर्ट होकर ग्रीनलैंड अंपायर के कैपिटल कैरोल सिटी में आ जाता है। नियान अपनी स्टेटस विंडो खोल के देखता है जहाँ उसके स्टेट्स उसे काफी कम नजर आते हैं, पर उसे सब कुछ पता है तो वो ज्यादा चिंता नहीं करता। उसे शुरुआत में फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं, जिनमें से वो 3 स्ट्रेंथ में डालता है और 2 एजिलिटी में। उसे याद आता है कि कैसे पिछली जिंदगी में उसने इन पॉइंट्स को गलत तरीके से ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लेवल अप करने में काफी ज्यादा टाइम लगने लगा। हाँ, पर इस जिंदगी में तो मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। यहाँ शहर के बीच में बना है केरल टेलीपोर्ट पॉइंट, जो तुम्हें किसी भी सिटी, टाउन या विलेजेस में टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी टेलीपोर्ट पॉइंट के बगल में एक बंदा एडवर्टाइजमेंट करते हुए चिल्लाता है कि मेरे ये कूल से डैगर सिर्फ 2 कॉपर कॉइंस के हैं। नियान याद करता है कि कैसे उसने पिछली जिंदगी में ये डैगर्स खरीदे थे, फिर बाद में उसे पता चला था कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। क्योंकि इस जिंदगी में उसे पता है कि ये ट्रिक कैसी काम करती है, तो दोबारा तो इसमें नहीं फंसेगा। फिर नियान चलते हुए एक लेवल 3 के पैलेडियन के पास आता है जो एक स्टेल्थ बुक बेच रहा है 6 कॉपर कॉइंस में। सभी लोग ये देख के इसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि 6 कॉपर कॉइंस में एक स्किल बुक, ये तो कुछ ज्यादा ही महंगी है। पर नियान यहाँ इस स्किल बुक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है, पर ये तो नॉर्मल है कि इसके पास अभी पैसे ही नहीं है। सामने बड़े बड़े अक्षरों में प्राइस टैग लगा देखने के बाद भी एमसी जाके उससे प्राइस का पूछता है, जिसपे वो पैलेडियन आराम से बताता है 6 कॉपर कॉइन। नियान बताता है कि अर्ली गेम के अंदर एक थीफ के लिए ये स्टेल्थ बुक काफी ज्यादा पावरफुल बुक है, तो ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी पिछली जिंदगी की मेमोरीज के अकॉर्डिंग ट्रैक टाउन में एक वाइल्ड कैट जोन है जहाँ पर एक हिडन ट्रेजर चेस्ट है। उससे मिलने वाली स्किल मेरी लेवलिंग स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देगी। वो एक लेवल 5 जोन है और अभी के प्लेयर सिर्फ लेवल 2 या 3 पर ही हैं, तो उस चेस्ट को तो अभी तक किसी ने भी एक्टिवेट नहीं किया होगा। फिर नियान इस बंदे से कहता है, हे तुम ये स्टेल्थ बुक मुझे फ्री में दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा, एक ऐसा तरीका जिससे तुम एक दिन में 1 दर्जन ऐसी स्टेल्थ बुक फार्म कर पाओगे। सामने वाला पैलेडियन जब इसकी बात सुन के इसके सर पे देखता है जहाँ पर साफ साफ लेवल 0 का थीफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हे ये न्यूबी थीफ कहाँ से आया है, क्या तू मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, दफा हो जाए यहाँ से। जो सुन के अपना एमसी फुल एटीट्यूड में इससे कहता है, हे अपने घोड़े थम के रखो, अगर मेरा ख्याल सही है तो ये स्किल बुक्स तुमने लिंक टाउन के फॉलन सामेंस से हासिल किए है ना। ये देख के साफ साफ ही पैलेडियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, हाँ ये तुम्हें कैसे पता। ये सुन के एमसी उससे इसकी फार्मिंग लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तक बता देता है। ये देख के वो पैलेडियन अब और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो थोड़ा सोचने लग जाता है कि क्या मैं इसके साथ एक स्किल बुक के बदले में एक ऐसी जगह की पता लगा सकता हूँ जहाँ से मैं दर्जन स्किल बुक फार्म कर पाऊँ। पर ये कैसे हो सकता है, ये तो साफ साफ बस लेवल 0 का है। पर अगले ही पल वो ये दाव लगाने को तैयार हो जाता है। वो सीधा ये स्किल बुक एमसी की तरफ
तरफ बढ़ाते हुए चिल्लाता है, भड़ मजा है, चलो करते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक ही स्किल बुक है, अगर मैं दिन में 3 स्किल बुक्स भी फार्म कर पाया तो ये स्किल बुक तुम्हारी। अगले पल ये दोनों गेमिंग सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं और एमसी के चेहरे पे एक स्मग स्माइल आने लगती है और वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में इससे कहता है, ब्रदर तुम्हारे साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। फिर वो सीधे सीधे इसको कोऑर्डिनेट्स बता देता है और इससे कहता है ये लोकेशन भी फॉलन सामिन कैंप के पास ही है। कोऑर्डिनेट्स पाके ये पेलेडिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाता है, ब्रदर मैं अभी निकल रहा हूँ। जो सुन के एमसी से गुड लक करते हुए कहता है कि वहां पर फॉलन सामिन्स आउल्स इनसाइट नाम की स्किल बुक भी ड्रॉप करते हैं, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो एक मुझे भी मेल कर देना। पर वो पेलेडिन तुरंत छलांग लगा के टेलीपोर्टेशन सर्कल में कूद जाता है और चिल्लाता जाता है कि ब्रदर चिंता मत करो, अगर तुमने जो बताया वो सही हुआ तो जिस पल मुझे ये स्किल बुक मिलेगी मैं तुरंत ही तुम्हें मेल कर दूंगा। अगले ही पल नियान भी टेलीपोर्टेशन सर्कल में कूद जाता है और बताता है कि अब जबकि मुझे स्टेल्थ बुक मिल गई है तो चलो उस हिडन चेस्ट को ओपन करने चलते हैं। अगले ही पल नियान टेलीपोर्ट होकर ट्रैक टाउन में आ जाता है और आते ही वो स्टेल्थ बुक को लर्न करने लगता है। इस स्किल से तुम एक कंसील्ड स्टेट में चले जाते हो जिससे तुम्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, पर एनिमी का लेवल तुमसे जितना ज्यादा हाई होगा उसके लिए तुम्हें ढूंढ पाना उतना ही ज्यादा आसान होगा। अगली पल नियान तुरंत स्टेल्थ मोड को एक्टिवेट करता है और यहाँ से छलांग लगा देता है। अगली पल वो फुल स्पीड में स्टेल्थ मोड के अंदर भागने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आसानी से टाउन के पार निकल जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बस कुछ ही मिनटों में भागते भागते वो जंगल में पहुंच चुका था। जंगल में पहुंचते ही उसे काउंटलेस लाल लाल निगाहें इधर उधर घूमती हुई नजर आती हैं। वो एकदम से एक जगह पर थमता है, वो अब भी स्टेल्थ मोड में था इसीलिए किसी ने अब तक उसे नोटिस नहीं किया था, वरना जैसे ही वो जंगल में कदम रखता उसे बीस्ट के द्वारा चीर फाड़ के रख दिया जाता। वो वाइल्ड कैट जोन में आ चुका है, यहाँ पर काउंटलेस कैट जैसे देखने वाले मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ इस जंगल में लेवल 5 तक के मॉन्स्टर्स हैं और वो इस समय जिस हिडन चेस्ट के लिए आया है उस चेस्ट के नीचे काफी सारे लेवल 5 के मॉन्स्टर्स हैं। नियांग को इस हिडन चेस्ट की लोकेशन का पता था तो थोड़े ही समय में स्टेल्थ मोड में भागते भागते उस चेस्ट तक पहुंच जाता है। उसे सामने चेस्ट साफ साफ दिख रही थी। वो बताता है कि कन्विक्शन में चेस्ट को क्लियरली रैंक किया गया है, कॉमन, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड और लेजेंडरी। जितना ज्यादा हाई रैंक होगी उतना ही ज्यादा बेहतर लूट होगी। इसमें लूट फिक्स्ड है, एक बार जैसे कोई इस चेस्ट को लूट कर लेगा तो ये चेस्ट गायब हो जाएगी। वो जब सामने उस चेस्ट का कलर देखता है तो काफी खुश हो जाता है, एक सिल्वर चेस्ट, यस ये तो यहीं पर ही है, मतलब इसे किसी ने भी लूट नहीं किया। ये एक लेवल 5 जोन है और मेरे जैसे लेवल 0 के न्यूबी के लिए ये बेशक मौत की तलाश करने जैसा है। भले ही मैं रिबॉर्न हुआ हूँ पर फिर भी मेरा यहाँ मरने का 90% चांस है। यहाँ अच्छी बात यह है कि मैं लेवल 0 पे हूँ तो भले ही मैं मर भी जाऊँ तो मैं कोई एक्सपी लॉस नहीं करूंगा। अभी उसकी स्टेल्थ खत्म हो गई थी, फिर वो दोबारा से अपनी स्टेल्थ को एक्टिवेट करता है और सीधा उस चेस्ट की तरफ छलांग लगा देता है। फुल स्पीड में जिग-जैग जंगल की तरफ भागते हुए उसकी निगाहें अब भी उसी चेस्ट पे टिकी हुई थी। वो सामने देखते हुए कहता है, मेरी स्टेल्थ का टाइम सिर्फ 2 मिनट का ही है और उस चेस्ट को खोलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। वो जैसे उस पेड़ के करीब पहुंचता है एक लेवल 5 की कैट फॉक्स उसे नोटिस कर लेती है। वो तुरंत बैकफ्लिप मारते हुए अपने पंजों से सीधा नियान की गर्दन पे हमला करती है, पर नियान इसे नोटिस कर लेता है और नीचे झुक के डॉज करता है। उसे समझ में आ गया था कि मैं इन बिल्लियों से ज्यादा करीब नहीं जा सकता वरना ये मुझे आराम से स्पॉट कर लेंगी। फिर वो तुरंत यहाँ से छलांग मारते हुए एक बैकफ्लिप मारता है और उसी चेस्ट वाले पेड़ के नीचे आ जाता है। फिर सीधा थोड़ी और दम लगा के उसी पेड़ की टहनी के ऊपर ही छलांग मार देता है जहाँ पर वो चेस्ट रखी है। गरीमत रही कि लेवल 0 का होने के बावजूद तो इतनी लंबी छलांग मार सकता है। टहनी तक पहुंचते ही वो तुरंत चेस्ट को छू लेता है उसे ओपन करने के लिए। उसके ऊपर एक स्क्रीन बन जाती है जो धीरे धीरे करके फुल लोड हो रही थी। वो पूरी दम लगा के खुद को शांत रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी स्टेल्थ अब किसी भी सेकंड ब्रेक होने वाली है। वो बिल्कुल किसी स्टैच्यू की तरह सेम पोज में दर्जनों सेकंड्स तक वहीं टिका रहता है। नीचे खड़ी बिल्लियों को कुछ भी गलत नहीं लगता, वो आराम से अपने पेट्रोल को जारी रखते हैं। फिर वो चेस्ट ओपन हो जाती है। एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि इस चेस्ट को खुलने में 27 सेकंड्स लगे हैं। इसके खुलते ही नियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उसके अंदर से उसकी लूट को बाहर निकालता है जो किसी स्किल बुक के जैसी दिख रही थी। इसे पाके वो खुशी से कहता है, हाँ मिल गई, अब मेरी परफेक्ट लेवलिंग का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। इस स्किल बुक का नाम है वाइटल स्ट्राइक। किसी भी एनिमी के वीक पॉइंट पे अटैक करने से उस अटैक की लिथेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक्टिवली किसी भी वीक पॉइंट पे हिट करने की वजह से 150% का डैमेज पड़ेगा और 30 सेकंड का कूलडाउन रहेगा। हाँ, पर इसे सिर्फ थीफ, वॉरियर या पैलेडिन क्लास के ही लोग यूज कर सकते हैं। ये पढ़ के नियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, लेवल 0 के थीफ के लिए ये स्किल अभी जितनी भी स्किल्स अवेलेबल हैं उन सब में टॉप टियर स्किल है। अब इसके साथ अर्ली गेम में मेरी लेवलिंग स्पीड 2 गुनी तेज हो जाएगी। थोड़े ही समय में नियान इस स्किल को लर्न कर लेता है और उसके लर्न करते ही उसकी स्टेल्थ वहीं पर ही ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे खड़ी लेवल 5 के कैट मॉन्स्टर्स आसानी से ऊपर एमसी को नोटिस कर लेते हैं। उनकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं, पर नियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो कुछ रसिस्ट भी नहीं करता, वो तो सीधा सिंपल अपने पीठ के बल जमीन पे गिरने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी है और वो बस मौत की तलाश में है। और ऐसा ही होता है। जैसे ही नियान गिरते हुए नीचे पहुंचता है, वो जमीन को छुआ भी नहीं था, उतने
में ही वो बिल्लियां इसके काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। पर इससे नियान को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बताता है कि यहाँ कन्विक्शन में मरने पे तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गियर्स ड्रॉप होते हैं। मैं तो लेवल 0 पे हूँ तो एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ही नहीं, और रही बात गियर की तो मेरे पास बस बिगिनर गियर ही है जो सबके पास होता है और इसका होना ना होना एक ही बराबर है। इसके मरते ही नोटिफिकेशन आती है कि तुम मर चुके हो और तुम्हारे बिगिनर ग्लव्स ड्रॉप हो चुके हैं और तुम्हें नियरेस्ट टाउन में टेलीपोर्ट कर दिया जा रहा है। नियान जैसे टेलीपोर्टेशन में आता है वो कन्विक्शन को फ्री होम टेलीपोर्ट के लिए थैंक्स करता है। तो अब फेज 2 का समय हो चुका है लेवल अप। पर इसी सीन पे ये वाला सीरीज खत्म हो जाती है। तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बताना कि क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर तुम्हें ये पसंद आती है तो मैं इसे बेशक कंटिन्यू रखूंगा। और अगर तुम्हें कोई ऐसी सीरीज पता है जो अभी अभी रिसेंटली आई है और ज्यादातर लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की है तो उसे तुम कमेंट में टाइप करके बता देना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ने की ट्राई करूंगा, और अगर मुझे तुम्हारी सीरीज पसंद आती है तो मैं जब उसे एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें शाउट आउट भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।